मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं और ऐसे में सिक्योरिटी खदशात में भी इजाफा देखा जा रहा है। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात रियासत के लिए चैलेंज बने हुए हैं। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी दहशत गर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार किया गया। वाज़ेह किया गया कि दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। सिक्योरिटी मसाइल के अलावा मुल्क की मईशत तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है और इस माहौल में अवाम सियासी जमातों से ही तवक्को करते हैं कि वो कोई काबिल अमल प्लान दें। अब तक पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया है जिसके 10 निकात मंशूर में से 10 पॉइंट्स उसके बिलावल भुट्टो ने जलसे में सामने रखे। इसमें डायरेक्ट सब्सिडी से लेकर बहुत कुछ गरीबों को मुफ्त देने के वादे भी हैं और ये मंशूर सामने आया। नारे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन काबिल अमल क्या है, इस पर सवालात उठ रहे हैं। और बिलावल का कहना खुद क्या है, इस पे हमने तो सवाल उठाया लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इसके काबिल अमल होने में शक नहीं रखते। सुनिए क्या कहा गया। हमने अपने पार्टी का मंशूर तैयार किया। हमारा एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे 10 नुकात सामने रखे हैं जो अब ये हमारा ख्वाब है कि आगे जाके जब अल्लाह ताला हमें मौका देगा कि हम ये पूरा पाकिस्तान में इस किस्म का कार्य करना चाहते हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ज़मीनी हकायक ये हैं कि आलमी बैंक के सीनियर अहलकार ने कल साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। माशी तरक्की के फ़वाइद महज अमीर तबके तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। गुर्बत में जो कमी आई थी अब उसमें दोबारा इजाफा हुआ है और देखा जाए तो इन बातों में कोई मुबालगा नहीं है। 40% से ज़ायद रिकॉर्ड महंगाई आलमी बैंक के अहलकार के बयानात की तस्दीक कर रही है और ज़राए बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून भी जल्द मंशूर का ऐलान करने वाली है। तवक्को की जानी चाहिए कि ये मंशूर महंगाई में कमी, रोज़गार देने समेत मईशत की बेहतरी के लिए एक ठोस जो है वो मंसूबा बंदी पर मुश्तमिल हो। ऑब्वियसली वी आर होपिंग कि सारों की इसी तरह ही हो। हमने आपको कल बताया था कि उन्होंने आवाम से अपनी सजेशंस भी मांगी हैं, काफ़ी देर से मांग रहे हैं और बाकी उनके मुताबिक कल बाय द वे मरीम औरंगज़ेब साहिबा का इरादा था कि आज वो हमारे प्रोग्राम में आएंगी, लेकिन उसके बाद से कल से हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते तो हम ये हैं ऑब्वियसली कि हमारे पार्टी उनसे रब्ता हो नहीं पा रहा बात करें। अच्छा जी, लेकिन पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो जो आया और उसमें से 10 निकात सामने आवाम के सामने रखे गए, इस पे हम बात करेंगे। सईद गनी साहब और उसके बाद मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस 10 निकाती एजेंडे का ऐलान किया है, बताया गया कि हुकूमत में आकर आवाम को क्या कुछ दिया जाएगा, कैसी कैसी इमदाद होगी, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का भी जिक्र है, एनर्जी पार्क्स का भी जिक्र है। सर, बिजली की सर्टन यूनिट्स तक मुफ्त फराहमी, सब्सिडी, इनकम सपोर्ट वगैरह, इसकी कॉस्ट क्या आएगी? क्योंकि आने वाली हुकूमत को भी IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। दैट इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। सो कैसे मैनेज होगा? देखें, एक तो मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो 10 नुकात हैं, ये तो एक हमारे मैनिफेस्टो के आप 10 अहम नुकात कह सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि यहाँ जो गरीब लोग हैं, मजदूर, मेहनतकश किसान हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, जिनको हेल्थ और एजुकेशन की सहूलतें चाहिए उनको क्या क्या कुछ दिया जाएगा। बाकी जो हमारा मंशूर है उसके अंदर तफसील से तमाम चीज़ें मौजूद हैं और उसमें आपको बहुत सारी जो आपके जवाबात हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे चेयरमैन साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने ये बताया कि 1500 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो मुख्तलिफ मदों में दी जाती है। हम उन सब्सिडीज़ को डायरेक्टली कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक ट्रांसफ़र करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके मुस्तहक हैं, जिनकी इनको ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी दी जाती है लेकिन बराह रास्त किसानों को नहीं दी जाती। हम उसको बराह रास्त किसानों को देने की बात करेंगे। इसी तरह जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो इस वक्त तो पूरी दुनिया में रिकगनाइज़ किया जाता है। पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, जब शुरू हुआ था तब भी इस पर लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो सिर्फ लोगों तक पैसे पहुँचाने की बात नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जिसके ज़रिए उन तमाम फैमिलीज़ को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या बिलो दी पॉवर्टी लाइन रह रही हैं, उनको इतनी सहूलियात देनी है, उनको हुनर सिखाना है, उनको तालीम देनी है, उनको रोज़गार देना है ताकि वो अपना जो स्टेटस है उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकें और पॉवर्टी लाइन से वो ऊपर आ जाएं। तो एक कम्प्रीहेंसिव प्लान उसका भी था। जो मजदूर कार्ड की उन्होंने बात की है वो ऑलरेडी सूबा सिंध में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम उस पर शुरू किया हुआ है और ये बहुत बड़ा इनकलाबी काम है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम करके दिखाएंगे और हमें उस पर काफ़ी सारी वर्किंग की है।
अब वो हमारे मुल्क में ये रहा है कि ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च नहीं होता, पैसा खर्च होता भी है। और मैंने जिस तरह बताया कि 1500 अरब रुपए तो आप सब्सिडी दे रहे होते हैं, उस पैसे को हमने बेहतर तरीके से मैनेज करके उन लोगों तक पहुंचाना है जो उसके ज़्यादा मुस्तहिक है। अच्छा गनी साहब, आप पैसे की बात कर ही रहे हैं तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो कुछ अवाम के लिए करना चाहती है वो काबिल अमल तब ही करार पाएगा जब ये भी पता हो कि इसके लिए इतना ढेर सारा पैसा कहाँ से आएगा। तो क्या मुख्तसर आप बता सकते हैं कि इनकम जनरेशन का प्लान क्या है? बिकॉज ऑब्वियसली वो होगा तो आगे बात चलेगी। देखिए, एक तो मैं ये बता दूं कि लोग सूबा सिंध पर बहुत तनकीद करते हों, बहरहाल उनकी अपनी मर्जी और ख्वाहिश है, लेकिन जो सवाल आपका है उसका जवाब सूबा सिंध की हुकूमत की पिछली कारकर्दगी। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि हेल्थ सेक्टर में मिसाल के तौर पे जो NICVD है, जब भी विफाक के पास थी तो शायद 1 अरब रुपए से भी कम पैसे जो हैं वो NICVD को मिलते थे, जिससे लोगों का मुफ्त इलाज हुआ करता था। आज जब वो सूबाई हुकूमत के पास है तो हम उसको शायद 20-25 अरब रुपए दे रहे हैं। तो जाहिर है कि ये पैसा सिंध हुकूमत ऑलरेडी दे रही है, ये वो चीज़ नहीं जो कह रहे हैं कि हम कर देंगे, हम ऑलरेडी दे रहे हैं। SIUT में आप चले जाइए, उस पर और भी कई जगहों से फंडिंग होती है, लेकिन मेजर पार्टनर उनका जो है सिंध हुकूमत है। हमने ना सिर्फ SIUT कराची को ठीक किया, बल्कि लाड़काना में, नवाबशाह में, सखर में उनके बड़े बड़े मराकज़ कायम किए, ये हम कर चुके हैं और वो चल रहे हैं। हमने NICVD के मराकज़ मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए हैं। गंबट में जब हम आए थे तो एक हॉस्पिटल ज़रूर था, लेकिन वो बहुत ही महदूद सहूलियात के साथ था। आज पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने उस गंबट के हॉस्पिटल को पूरा एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स बना दिया है। बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बना दिया है, चल रहा है। तो हुकूमतों के पास इस किस्म के वसाइल मौजूद होते हैं कि वो बेहतर तरीके से अगर उन पैसों का इस्तेमाल बेहतर कर लें तो लोगों की ये सहूलियात फराहम कर सकते हैं। बाकी जो आपने रेवेन्यू जनरेशन की बात की, डेफिनेटली सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट तो आपका जो होता है, जो आपकी FVR के थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसको इम्प्रूव करेंगे। सूबा सिंध की हुकूमत ने, जब हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड बनाया आज से कोई 10-12 साल पहले, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड वो वाहिद शायद इदारा है पाकिस्तान का जिसने जो अपना टारगेट सेट किया था, हमने वो टारगेट अचीव किया है। और शायद सवाए 1 साल जो कोविड वाला था उसमें शायद थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, बाकी तमाम सालों में ना सिर्फ उन्होंने कि वो अपना टारगेट मीट किया, बल्कि टारगेट से हम आगे गए हैं। तो हमने जो चीज़ें प्लान की हैं, इंशाल्लाह ताला जो हमारा मैनिफेस्टो जब तफसीली आपके सामने आ जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो चीज़ें कही गई वो अचीवेबल हैं। अगर वो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं गरीबों को, तो उन्होंने बताया कि हम जो सोलर का जो बिजली पैदा करने का है सिस्टम, हम वो देंगे गरीबों को, और उस पर उसके अखराजात हुकूमत बेयर करेगी, और उनके घरों पे उनको मुफ्त बिजली पैदा करने के जराए देंगे। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि इस वक्त अगर हुकूमत महंगी बिजली पैदा कर रही है तो वो महंगी बिजली हम हर महीने 300 यूनिट किसी को दे रहे हो, ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई। लेकिन हम उनको सोलर सिस्टम के जरिए, और जो उन्होंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम जो अल्टरनेटिव एनर्जी की रिसोर्सेज हैं वो हम लगाएंगे, वहां से बिजली पैदा करेंगे और वो बिजली सस्ती भी लोगों को फराहम करेंगे। तो एक पूरा कंप्रिहेंसिव प्लान है जिसके मुताबिक ये 10 नुकात जो है चेयरमैन साहब ने कहे। ये तो आपने पूरा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया गनी साहब। अब कुछ सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी कुछ दिन पहले तक सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहादियों के ऑप्शन पर बात नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ फीलर्स आ रहे हैं, कुछ महसूस हो रहा है कि ये ऑप्शन ओपन हो गया है। और वो भी इमेजिन किसके साथ? PTI के साथ। तो ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की अगर बात करें ना तो थोड़ा सा हैरानगी होती है। बट इन एनी केस क्या पार्टी में इस मामले में वाकई फ्लेक्सिबिलिटी है या ऐसा कोई चांस नहीं है? देखिए, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने भी कई दफ़ा इस किस्म के सवाल का जवाब दिया। इंतखाबात उस वक्त काफ़ी दूर थे, तो हमने ये कहा कि फिल वक्त हमारा किसी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन जब इंतखाबात करीब आते हैं तो लोकल सतह पे एडजस्टमेंट्स की बात होती है और वो ज़रूर होगी। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो हमारे लोकल लीडर्स हैं या सूबाई सतह की लीडरशिप है या डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन्स में हमारे अहदेदार हैं, वो अगर बेहतर समझते हैं, मुनासिब समझते हैं कि किसी हल्के में किसी जमात के साथ, किसी उम्मीदवार के साथ कोई एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो वो बिल्कुल शायद उसकी इजाज़त उनको मिल जाएगी। लेकिन बतौर जमात PTI के साथ इस वक्त तक कोई तय नहीं हुआ पार्टी के अंदर कि हमने PTI के साथ कोई अलायंस करना है। अच्छा गनी साहब, जो हालात नज़र आ रहे हैं, बल्कि खुर्शीद शाह साहब तो खुलकर कह चुके हैं कि इस इलेक्शन के बाद किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी, ऐन मुमकिन है कि सभी जमातों को साथ बिठाना पड़े। अब ऐसा मौका आया तो मुस्लिम लीग नून या किसी और के साथ हुकूमत में शरीक होकर अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो आपका रीसेंट तजर्बा रहा है
या फिर आप उस तजर्बे के बाद ऑपोजिशन करना बेहतर समझेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा माजी में भी ये कोशिश की है कि मुल्क को अगर मसाइल दरपेश हों तो हम अपनी अना को छोड़कर तमाम जमातों के साथ बैठ के रिकन्सिलिएशन करें और उसके बाद मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें। फ़िलहाल इंतखाबात हैं और हर जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक रखती है, और ये बात जब हम जो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी 16 महीने की, उस वक्त भी सवाल होता था, तो हम उस वक्त भी कहते थे कि इस वक्त हम हुकूमत में ज़रूर पार्टनर्स हैं, लेकिन इंतखाबात हो सकता है कि हम सब अलग अलग लड़ेंगे। PTI अलग, नून लीग अलग होगी, पीपल्स पार्टी अलग होगी, JUI अलग होगी। तो उसी जो सिनारियो हमने देखा था उसी के तहत इस वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा ले रही है। लेकिन जब इंतखाबात के नताइज आ जाते हैं उसके बाद जो हालात पैदा होते हैं उसको मद्देनजर रखकर जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं मुल्क को, उसमें शायद ये बेहतर होगा कि तमाम जमातें बैठकर जो है वो किसी बात पर इत्तेफाक करें, और ख़ास तौर पर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उसकी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो बात हो रही है उस पर कोई इत्तेफाक हो, ताकि जो मुल्क की माशी सूरत हाल है जिससे इस मुल्क का हर आदमी परेशान है उससे मुल्क को निकाला जा सके। और ये मैं समझता हूँ कि कोई एक जमात ये फैसला नहीं कर सकती है। शुक्रिया जी, थैंक यू। नताइज के बाद ज़रा सूरत हाल क्लियर होगी।